सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। इन टुडेज वीडियो हम लोग डीएवी क्लास 8 कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 5 आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर्स के एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो लेट्स बिगिन। हमने पहले ही पढ़ा है कि एक वेबसाइट कई सारे इंटर रिलेटेड वेब पेज की कलेक्शन को कहते हैं। एक वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो या साउंड कंटेन करता है। इससे हम एक वेब ब्राउज़र से व्यू कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। आपने स्कूल में एक वेबसाइट डिज़ाइन की और आप चाहते हो वही सेम वेबसाइट आप अपने घर पे रखे कंप्यूटर पे ओपन करके अपने पेरेंट्स को दिखाओ। आप ये भी चाहते हो कि आप उस वेबसाइट को अपनी आंटी को दिखाओ जो कि कम्प्लीटली दूसरी सिटी में रह रही हो। आप ये नोटिस करोगे कि जो वेबसाइट आपने बनाया वो बस स्कूल कंप्यूटर या घर पे कंप्यूटर पे तभी विजिबल होता है जब आप उसे क्रिएट करके कॉपी पेस्ट करते हो, और ये बाकी वेबसाइट्स की तरह इंटरनेट पे विजिबल नहीं होती हैं। इसका यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, जैसे बाकी वेबसाइट लाइक Amazon.com, Flipkart.com etc इंटरनेट पे विजिबल होती हैं, वहीं दूसरी ओर जो आपने वेबसाइट बनाई वो इंटरनेट पे विजिबल नहीं होती है। इसका कारण क्या है? आपने जो वेबसाइट बनाई वो आपके कंप्यूटर पर सेव्ड है और इसलिए उसी कंप्यूटर पर सेव्ड है जिसमें आपने इसको क्रिएट किया है, कॉपी पेस्ट किया। जबकि जो वेबसाइट इंटरनेट पर ब्राउज होती है वो एक सेपरेट कंप्यूटर में सेव्ड होती है जिसे हम कहते हैं वेब सर्वर। अब हम पढ़ेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है। बाय द वे, वेब सर्वर को आप सोच सकते हो कि एक स्टोर कीपर की तरह। जैसे स्टोर कीपर का सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, वेब सर्वर वेबसाइट्स को स्टोर करता है। स्टोर कीपर्स रिकॉर्ड रखता है सारे प्रोडक्ट्स का अपने स्टोर में, उसी तरह वेब सर्वर भी अपने सारे वेबसाइट्स का रिकॉर्ड रखता है। स्टोर कीपर आइटम्स इशू करता है और वेब सर्वर वेबसाइट रिक्वेस्ट करने पर इशू करता है। हम वेब सर्वर को एक ह्यूज कंप्यूटर की तरह विजुलाइज कर सकते हैं जो कि डेटा और वेबसाइट्स को स्टोर करता है और जो कमांड हम इंटरनेट से इसे देते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करता है। रियल सिचुएशन में इसके पीछे एक क्लाउड सर्वर टेक्नोलॉजी वर्क कर रही होती है। एक सर्वर कंप्यूटर सारे वेब पेजेस और वेबसाइट्स और डेटा को स्टोर करता है और उन कमांड पे वर्क करता है जो उन्हें दिए जाते हैं। पर इन्हें कमांड्स देता कौन है? वेब सर्वर्स को। वेब सर्वर्स को एक कमांड हम देते हैं इंटरनेट के थ्रू, और इसका रिजल्ट या आउटपुट इन कमांड्स का सर्वर हमारे कंप्यूटर में भी इंटरनेट के थ्रू देता है। हमारे कंप्यूटर को इसमें क्लाइंट कहा जाता है। तो चलिए इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हो, फॉर एग्जाम्पल google.com, yahoo.com etc, तो वो वेबसाइट सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है फर्स्ट पेज सेंड करने के लिए, वेबसाइट का फर्स्ट वेब पेज सेंड करने के लिए। फर्स्ट वेब पेज यानी होम पेज। सर्वर रिस्पॉन्ड करता है कि वो जो रिक्वेस्टेड पेज था वो वेब ब्राउज़र को सेंड करता है और फिर वेब ब्राउज़र उस रिक्वेस्टेड वेब पेज जो सर्वर ने सेंड किया वो हमें डिस्प्ले करता है अपने विंडो में। वेब ब्राउज़र इस कंप्यूटर पर ओपन होता है, उस कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर ने वेब ब्राउज़र का यूज़ करके रिक्वेस्ट कंप्यूटर को सेंड किया और उसका रिस्पॉन्स में इसे वो वेब पेज मिल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो मशीन्स जैसे कि लैब के कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उन पे हम अपने वेबसाइट कैसे देख पाते हैं? तो एक्चुअली ऐसे केसेस में जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो HTML फाइल को सीधा हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से पिक कर लेते हैं और हार्ड डिस्क के वहाँ से पिक करते हैं जहाँ पे फाइल सेव होता है। इसलिए ये वेब पेज बस हमारे मशीन पे विजिबल होती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि वेब पेज दूसरे मशीन पे दिखे तो उसे आपको कॉपी करना होगा सारी फाइल्स को उस मशीन पे एक पेन ड्राइव या कोई और स्टोरेज डिवाइस यूज़ करके। इसलिए आपके आंटी या पेरेंट्स उस वेब पेज को नहीं देख सकती जो कि आपने किसी और मशीन पे बनाया या डिज़ाइन किया है। तो अगर आप चाहते हो अपने वेब पेज को इंटरनेट पे अपलोड करना तो उन्हें आपको वेब सर्वर नाम की एक मशीन पे अपलोड करनी होगी। वेब सर्वर हर एक वेबसाइट को एक स्पेस अलॉट करता है जहाँ पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है। वेब सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को डील करता है और उसे प्रोसेस करता है। हमारे वेबसाइट को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट को एक यूनिक नेम के साथ रजिस्टर करना होगा। एक बार वेबसाइट रजिस्टर हो जाए उसके बाद हमें हमारे वेबसाइट को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर पर जगह मिल जाएगी। क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसका यूज़ करके हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। स्पेस वेब सर्वर पर रेंट पे ली जाती है और जो कंपनी स्पेस को प्रोवाइड करती है उन्हें वेब होस्टिंग कंपनीज कहा जाता है। जब भी आपको अपने वेबसाइट को वेब सर्वर पे अपलोड करना होता है सबसे पहले आपको उसे उस वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ेगा
दूसरा, उस वेबसाइट के पास एक यूनिक नेम होना चाहिए, बाकी वेबसाइट्स का नेम आप कॉपी नहीं कर सकते। तीसरा, हर वेबसाइट को वेब सर्वर पे स्पेस अलॉट किया जाता है, ये स्पेस रेंट पे अलॉट किया जाता है। वेब होस्टिंग कंपनीज इन स्पेस को प्रोवाइड करती है और यही कंपनीज वेब सर्वर को मेंटेन भी करती हैं। अब आप सारे वेबसाइट के नेम को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। आप देखिएगा वेबसाइट का तो एक यूनिक नेम होता है, पर उनके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ कॉमन होता है। हर वेबसाइट www से स्टार्ट होता है और एंडिंग में या तो वो .in, .com, .edu या etc से एंड करता है। हर वेबसाइट का नेम एक डिफिनिट नेमिंग सिस्टम के बेस्ड होता है। इस नेमिंग सिस्टम को हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर वेबसाइट का नेम एक जेनरिक नेम से फॉलोड होगा, यानी हर वेबसाइट के नेम के बाद एक जेनरिक नेम होगा। जहाँ पर नेम ऑफ वेबसाइट तो हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो जेनरिक नेम फिक्स्ड होता है। अब जेनरिक नेम किस पे डिपेंड करता है? .com, .org क्या होगा हमारे जेनरिक नेम, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये जेनरिक नेम डिपेंड करता है कि आप इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो और किस पर्पज़ के लिए इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है। इनिशियली 6 डोमेन कैटेगरीज होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, पर्पस या यूज़ के बेस पे डिफाइन किया गया है। .com कॉमर्शियल वेबसाइट, .org ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, .mil मिलिट्री वेबसाइट, .gov गवर्नमेंट वेबसाइट्स, .edu एजुकेशनल वेबसाइट एंड .net नेटवर्क वेबसाइट्स। इसके बाद टॉप लेवल डोमेन नेम में कंट्री कोड को भी ऐड कर दिया गया था, जैसे .in और .au, .us etc, .in इंडिया, .au ऑस्ट्रेलिया, .us यूएसए। आप कुछ वेबसाइट नेम को और कंसीडर पढ़ते हैं ताकि हम इसे और अच्छे से समझ पाए। ऊपर आप देख सकते हो कि डिज़ाइनर ने जो डोमेन नेम दिया है वो है अमेजन। सब डोमेन .co है और कंट्री लेवल डोमेन .in है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो डोमेन, सब डोमेन, कंट्री लेवल डोमेन, कोड डोमेन। वेबसाइट के पास एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस हो सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि हर वेबसाइट और वेब पेज को इंटरनेट पर एक स्पेसिफिक वेब एड्रेस दिया गया है। इससे ऐसा समझा जा सकता है जैसे कि एक बुक है जिसमें एक पेज है, उस पेज का एक यूनिक पेज नंबर है। उस पेज नंबर से आप उस पेज को निकाल सकते हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेब पेजेस और वेबसाइट्स को एक नंबर के फॉर्म में एड्रेस दिया जाता है, एक 4 नंबर्स का सेट जिसे 3 डॉट से सेपरेट किया गया है। पर क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है वेब पेज या वेबसाइट का नाम एक नंबर के फॉर्म में याद करना। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट किस वेबसाइट का होगा, ये हम कैसे याद करेंगे? ये बिल्कुल एक फ़ोन नंबर याद करने जितना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए नेमिंग का सिस्टम यूज़ किया जाने लगा। हर वेब पेज का एड्रेस इसका URL कहलाता है। ये वही URL जिसे आपने अपने पिछले चैप्टर से पढ़ा है और ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेज को इंटरनेट पे एक स्पेसिफिक लोकेशन एलोकेट करने के लिए। या ये जरूरी नहीं कि एक URL एक लंबा चौड़ा वियर्ड सा अनरीडेबल नाम हो। एक URL उस वेबसाइट का नेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल www.yahoo.com, ये हमें इस वेबसाइट के होम पेज पे लेके जाएगा। उसी तरह कुछ रूल्स को फॉलो किया जाना जरूरी होता है जब भी हम डेटा को कम्युनिकेट या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इंटरनेट पे। इन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पे एक सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं। कई सारे प्रोटोकॉल्स टाइम टू टाइम डेवलप किए जा रहे हैं ताकि इन नेटवर्क का स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा HTTP या HTTPS हर वेब पेज के एड्रेस के बिगिनिंग में होता है। ये HTTPS भी प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट है। तो हम अभी इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जनरली यूज़ किया जाता है फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका सबसे कॉमन यूज़ है फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए एक वेब सर्वर से। क्लाइंट कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफ़र डाउनलोडिंग कहलाता है और वही क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर में डेटा का ट्रांसफ़र अपलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल उन रूल्स को डिफाइन करता है जिनको फॉलो करना होता है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट, ग्राफिक, हाइपर टेक्स्ट, साउंड या वीडियो को वर्ल्ड वाइड वेब पे ट्रांसफ़र करता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है www पे, जिसका यूज़ किया जाता है फाइल के ट्रांसफ़र और व्यूइंग के लिए। यहाँ पे आपके कंप्यूटर से HTTP रिक्वेस्ट मैसेज है, यहाँ से HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। HTTPS क्या है? HTTP हमने पढ़ लिया। HTTPS क्या है? HTTP का एक सिक्योर वर्जन है।
मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्वर और क्लाइंट्स ने इस HTTPS पे सिक्योरिटी रीजन्स के लिए स्विच किया है। अब इसके डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये HTTP का न्यूअर वर्जन है HTTPS, और ये HTTP एक वाइडली यूज प्रोटोकॉल है, ये पुराना वर्जन है, इस पूरा ओल्डर वर्जन है। HTTPS बेटर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है डेटा थेफ्ट के अगेंस्ट, और HTTP लेसर सेफ्टी प्रोवाइड करता है डेटा थेफ्ट के अगेंस्ट। HTTPS कंपैरेटिवली फास्टर, जबकि HTTP स्लोअर। अगर कोई मैसेज को बीच में ओपन कर लेते हैं, यानी कि उस मैसेज को हैक कर लेता है, तो उसे पढ़ नहीं पाएगा HTTPS में, क्योंकि वो मैसेज इनक्रिप्टेड होता है। वही दूसरी, अगर कोई से मैसेज को HTTP मैसेज को बीच में ओपन कर लेता है, यानी हैक कर लेता है, तो वो हैकर उस मैसेज को पढ़ लेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है TCP या फिर IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है किसी इंटरनेट या किसी प्राइवेट नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमें हेल्प करते हैं स्मूथ डेटा ट्रांसफर के लिए, एक नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए। TCP चेक करता है कि डेटा अपना डेस्टिनेशन पहुंचा कि नहीं, और IP दो कंप्यूटर, एक नेटवर्क में जुड़े दो कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन के शेयर को हैंडल करता है। नाउ सिक्योरिटी नेटवर्क, इमेजिन करिए अगर कोई आपके घर में आपकी परमिशन के बिना घुस जाए और आपके प्रीशियस बिलोंगिंग्स ले जाए, क्या आप कभी ऐसा किसी को करने दोगे? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं चाहोगे कोई आपके घर में आए और आपके सामान को लेके चले जाए। ऐसा ही ऑनलाइन होता है, लोग कोशिश करते हैं आपके बैंक अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स और कंप्यूटर्स को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने का। इसे कहते हैं साइबर क्राइम। ये एक सीवर ऑफेंस है साइबर लॉज के अगेंस्ट, और कई सारे लॉज बने हैं साइबर क्राइम को इंडिया में रोकने के लिए। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड क्राइम है, और कई सारे फॉरेन कंट्रीज ने भी इसके अगेंस्ट लॉज बनाए हैं। हैकिंग क्या है? हैकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किसी और के कंप्यूटर में डेटा को स्टील करने के पर्पज से। जब भी हम इंटरनेट या सोशल मीडिया पे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हैकर्स हमेशा वहाँ होंगे उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के ट्राई करने के लिए। ये इम्पॉसिबल है इन क्रिमिनल्स को कैच करना, क्योंकि हर कंप्यूटर के पास अपना एक अलग IP एड्रेस होता है जो कि इससे एसोसिएटेड होता है। ये इंटरनेट से कनेक्टेड हर कंप्यूटर के लिए यूनिक IP एड्रेस होता है। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उनके पास भी IP एड्रेस होते हैं इनसे एसोसिएटेड। एक IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस 4 नंबर्स का सेट है जिससे डॉट से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास एक नंबर है, IP एड्रेस के इन 4 नंबर्स को ऑक्टेट्स कहते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो उसका यूनिक IP एड्रेस उसके कंप्यूटर को असाइन किया जाता है, जो उसे हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट्स और इशूज, साइबर क्राइम के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स और इशूज को रिजॉल्व करने में। IP एड्रेस के साथ साथ हर नेटवर्क को एक ग्लोबली यूनिक एड्रेस यानी मैक एड्रेस इशू किया जाता है। ये डिवाइस जिसको ये मैक एड्रेस असाइन किया जाता है, ये आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल या आपका राउटर हो सकता है जिससे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। मैक एड्रेस 6 बाइट्स का होता है। मैक एड्रेस का एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने है। जब भी कोई डिवाइस, अब ये मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो इसका मैक एड्रेस होता है जो कि उस राउटर में स्टोर्ड होता है जिससे इंटरनेट कनेक्शन यूज़ किया जा रहा है। राउटर एक डिवाइस और सॉफ्टवेयर है जो कि इन मैसेज या इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे फर्दर फॉरवर्ड करता है। इसलिए कोई भी मिसचिफ मेकर उसके डिवाइस के मैक एड्रेस इजीली ट्रेस किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कोई भी गलत काम करता है, तो उसके मैक एड्रेस से उसे ईजिली कैच किया जा सकता है। पुलिस ज़्यादातर साइबर क्राइम केसेस और क्रिमिनल केसेस को उसके मैक एड्रेस और IP एड्रेस को लोकेट और ट्रैक करके सॉल्व करती है। तो हमारी चैप्टर की यहाँ हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। हमारा अगला चैप्टर होने वाला चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम साइबर क्राइम्स और साइबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हो कि उसके अपलोड होते साथ नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।